Hello my dear students. So today I am going to discuss one of the important topic of class 10, refining of metal. ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको मेटालर्जिकल ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया था. मेटालर्जिकल ऑपरेशन कंप्लीट्स इनटू 4 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर. सेकंड स्टेप इज व्हाट? enrichment of ore or concentration of ore. Third step is what? Third step is extraction of metal from enriched ore or concentrated ore, and the last step is refining of metal. ठीक है बच्चों, तो इसमें से मैंने आपको 3 स्टेप मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है. आज मैं आपको 4th स्टेप रिफाइनिंग ऑफ मेटल को डिटेल्स में डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो हमारा जो 4th स्टेप है दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही होगा. ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, कहानी क्या था हमारा कि हमने जो मेटल प्राप्त किया था वेरियस रिडक्शन प्रोसेस से, वो जो मेटल होता है ना वो 100% प्योर नहीं होता है, उसमें थोड़ी बहुत इम्प्यूरिटीज होता है. आज हम लोग उस इम्प्यूरिटीज को हटाने के तरीके को इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है, द मेटल ऑब्टेन्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस each process are not very pure. They contains impurities. Which must be removed to obtain प्योर मेटल. ठीक है बच्चों, वो जो रिडक्शन प्रोसेस से हमको मेटल मिला था, ठीक है, वो मेटल जो हमारा था वो 100% प्योर नहीं था, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज था. उस इम्प्यूरिटीज को हमको हटाना है. ठीक है, तो उस हटाने के लिए, उस इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए जो हम लोग मेथड यूज करते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस. द मोस्ट वाइडली मेथड, द मोस्ट widely used method for the refining of impure metal is electrolytic refining. बच्चों, हम लोग इस मेथड को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा हम लोग इम्प्योर मेटल को प्योर करना सीखेंगे. ठीक है, तो इसको हम लोग को आज डिटेल्स में डिस्कस करना है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस क्या होता है. ठीक है, चलो इसको देखते हैं डिटेल्स में. बच्चों, इसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेते हैं. ये हमारा कंटेनर है. इसमें हम लोग जिस मेटल को, जिस इम्प्योर मेटल को हमको प्योर करना है उसका एनोड लेते हैं. ये एक इम्प्योर मेटल रड है और ये हमारा एक प्योर मेटल रड है. इसको बच्चों हम लोग बैटरी से अटैच कर देते हैं. बच्चों, ये हमारा एनोड है और ये हमारा क्या है, कैथोड है. ये हमारा इम्प्योर मेटल है और ये हमारा थीन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल. बच्चों, ये हमारा प्योर मेटल. जनरली हम लोग कॉपर मेटल को, ठीक है, इस प्रोसेस से अभी रिफाइनिंग करना हम लोग सीखेंगे. और ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो सोल्यूशन होगा, ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा. ये एसिडिफाइड CuSO4 सॉल्यूशन. बच्चों, यहाँ पर जो हमने मेटल लिया है वो मेटल हमारा कौन है, इम्प्योर कॉपर मेटल रड है. ये हमारा प्योर कॉपर मेटल रड है. तो कैसे होता है बच्चों, ये जो इम्प्योर रड है इसको कैसे हम लोग प्यूरिफाई करेंगे, ये हम लोग को यहाँ सीखना है. होता क्या है बच्चों, आप तो जानते हो ना कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है. तो क्या होगा, इसके अंदर रिएक्शन शुरू होगा. एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, ये जो कॉपर है ये चेंज हो जाएगा Cu+2 में, और इस प्रोसेस में कितना इलेक्ट्रॉन लूज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होगा. बच्चों, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन. ये आप पढ़े हो, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है.
क्या होगा, यहाँ ये जो रड आप देख रहे हो, यहाँ से क्या होगा कि ये रड जो है ना सोल्यूशन में डिजोल्व करेगा और ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, ये Cu+2 में चेंज हो जाएगा, यहाँ से Cu+2 निकलेगा, ठीक है, जिसके कारण ये रड आपका धीरे धीरे ये पतला होता जाएगा, ऐसा लगेगा कि इसको कोई खा रहा है, धीरे धीरे पतला होता जाएगा। और यहाँ से जो Cu+2 है ये यहाँ पर आके डिपोजिट होगा, यहाँ बैठता चला जाएगा, ये रड मोटा होता जाएगा। ये Cu+2 जो आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ से इसमें डिजोल्व होगा और इधर मूव कर जाएगा, ये सब यहाँ से डिपोजिट होगा। कहाँ पे डिपोजिट होगा, कैथोड पे। कैथोड पे क्या होगा, ये Cu+2 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, कॉपर सॉलिड बनाएगा। बच्चों ये आपका प्योर होगा, ये 99% प्योर आपको मिलेगा कॉपर। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो कॉपर यहाँ जमा है, ये कॉपर जो आपको जो बन रहा है, दैट कॉपर इज 100% प्योर, 99% प्योर, ठीक है। इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस, ठीक है। जिस मेटल को आपको प्योर करना है उसका क्या ले लेना है, उसका एनोड लेना है। बच्चों ये जो रड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इस जगह पे जो गंदगी होगा वो गंदगी सब बच्चों नीचे आके बैठ जाएगा, यहाँ पे ये सारे ये गंदगी है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं एनोड मड। क्या कहते हैं बच्चों, एनोड मड, ठीक है। तो आपको तो क्लियर हो गया हो कि कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग इम्प्योर मेटल रड को प्यूरिफाई करते हैं। करना क्या है बच्चों, इस हम लोग को जिस मेटल को प्यूरिफाई करना है उसका 2 रड लेना है, एक इम्प्योर और एक उसी मेटल का प्योर रड लेना है। इम्प्योर रड को एनोड बनाना है और जो प्योर मेटल है उसको क्या बनाना है, कैथोड बनाना है, ठीक है। और फिर क्या होगा, उस दोनों को उसी मेटल सॉल्ट के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या कर देना है, डाल देना है। डाल देने के बाद इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट होगा। इसमें क्या होगा कि एनोड से क्या होगा, जो भी मेटल होगा उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा और उस पोर्शन में जो गंदगी होगा वो गंदगी नीचे आ जाएगा। अगर ये गंदगी सॉल्यूशन में अगर घुलने वाला होगा तो डिसॉल्व हो जाएगा, अगर वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होगा तो कंटेनर के बॉटम में आके बैठ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये एनोड मड क्या हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि एनोड मड क्या है तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे। The soluble impurities, बच्चों ये जो soluble impurities होगा present in impure metal dissolve in solution, whereas insoluble impurities बच्चों ये जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होगा वो क्या होगा, फॉल्स बिलो दी एनोड which is called एनोड मड। बच्चों इसको क्या कहेंगे हम लोग, एनोड मड कहेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो गंदगी होगा वो गंदगी सब आपको नीचे आके बैठ जाएगा, इस कंटेनर के नीचे आके बैठ जाएगा। एंड इस चूंकि एनोड से गंदगी आ रहा है इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, एनोड मड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से जितने भी कॉपर इस रड पे आके जमा होगा, ये जो बच्चों जमा हो रहा है ये कॉपर, दैट कॉपर इज योर 100% प्योर कॉपर। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस से किसी भी मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका मेटालर्जिकल ऑपरेशन आज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बच्चों आज हम लोग एक और छोटा सा टर्म डिस्कस करेंगे, कोरोजन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कोरोजन क्या होता है बच्चों, कोरोजन when the
surface of metal is attacked by air or moisture, when the surface of metal is attacked by air and moisture, then it is said to corrode, and this phenomenon is called corrosion। बच्चों, जब भी किसी मेटल के सरफेस को किसका अटैक होता है? एयर के द्वारा। एयर में जो गैसेज है, अटैक्ड बाय गैसेज और मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, then it is said that then its surface is said to corrode and this phenomenon is called corrosion। ठीक है बच्चों, इसको दूसरे ढंग से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, the process of slowly eating of metal surface due to conversion of the process of slowly eating of metal due to conversion of metal into metal sulfide, oxides, carbonates, etc. by the presence of air or moisture is called corrosion। बच्चों, इसका बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन is the example of corrosion। जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। corrosion टर्म से आप परिचित हो बच्चों। रस्टिंग ऑफ आयरन तो आप जानते हो, लोहे में जंग लग जाती है। कैसे जंग लगता है बच्चों? रस्टेड आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.Xh2। ठीक है, लोहा का जो सरफेस होता है, अगर उस पर एयर और मॉइस्चर का अटैक होता है तो उसके ऊपर आप देखते होंगे कि ब्राउन कलर का एक कोटिंग आ जाता है, नहीं? उसी को हम लोग कहते हैं रस्ट। ठीक है, ठीक है, वो पाउडर फॉर्म में होता है। अगर आप उससे क्या होता है, मेटल का जो सरफेस होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है। तो कोरोजन का बेस्ट एग्जांपल है क्या बच्चों? रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि आप अपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते होंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन का आपके डे टू डे लाइफ में क्या एग्जांपल है, तो आप एग्जांपल में बता सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन। उसमें आयरन का जो सरफेस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, आयरन ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है बच्चों, रस्टेड आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.Xh2O। ठीक है, ये आयरन जो होता है आयरन ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, जिसके कारण उसका सरफेस जो है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोरोजन का एक डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है, अच्छा बच्चों, कोरोजन को कौन कौन से फैक्टर प्रमोट करते हैं? फैक्टर्स प्रमोट कोरोजन। बच्चों, इसको कुछ फैक्टर्स हो जो कोरोजन को प्रमोट करते हैं। पहला फैक्टर क्या है बच्चों? रिएक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ मेटल, एक्टिविटी ऑफ मेटल इन रिएक्टिविटी सीरीज। बच्चों, द मेटल which present above hydrogen in activity series, reactivity series,
corrode more easily in comparison to the metal below the hydrogen। बच्चों हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल है रिएक्टिविटी से लीजिए, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो उसमें कोरोजन का जो रेट होगा वो आसानी से कोरोड हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन के नीचे है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, वो एयर में जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उससे आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए उसमें कोरोजन का जो रेट होता है वो स्लो होता है, और जो हाइड्रोजन से ऊपर होता है उसमें कोरोजन का रेट क्या होता है, फास्ट होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रिएक्टिव मेटल में कोरोजन जल्दी होगा, और जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स होंगे उसमें कोरोजन का रेट क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर है जो कोरोजन को प्रमोट करता है। दूसरा फैक्टर बच्चों, प्रेजेंस ऑफ गैसेस लाइक SO2, CO2, O2 प्रमोट कोरोजन। ठीक है बच्चों, ये सारे गैस जो भी है कोरोजन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। अगर इस इन्वायरमेंट में अगर कोई मेटल होगा, किसके इन्वायरमेंट में, SO2 गैस के इन्वायरमेंट में, CO2 के इन्वायरमेंट में, ऑक्सीजन गैस के इन्वायरमेंट में, H2S के इन्वायरमेंट में, तो मेटल आपका आसानी से क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा। थर्ड फैक्टर जो बच्चों है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्ट प्रमोट कोरोजन। ये भी बच्चों कोरोजन को प्रमोट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे सी वाटर में साल्टी वाटर जो होगा उसमें कोरोजन का रेट, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होगा वो तेजी से होगा इन कंपेरिजन टू नॉर्मल वाटर। इसका एग्जांपल क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन इज फास्ट इन salt water in comparison to नॉर्मल वाटर। बच्चों नॉर्मल वाटर में अगर आयरन को आप डालोगे तो उसमें रस्टिंग होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन वही अगर सॉल्टी वाटर है या सी वाटर में अगर आप आयरन को डालते हो तो वहां पर रस्टिंग का प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा। रस्टिंग में क्या होता है बच्चों, रिएक्शन होता है, तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो तो आयन से बने होते हैं, तो वो क्या करता है, रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, जिसके कारण रस्टिंग का प्रोसेस आपका तेजी से होता है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो मेटल की रिएक्टिविटी, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उसमें कोरोजन ज्यादा होगा, और कुछ ऐसे गैसेज होते हैं जो कोरोजन को प्रमोट करते हैं, जैसे SO2 है, CO2 है, O2 है, H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। नहीं, जितने भी सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो जनरली कुछ समय के बाद ब्लैक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके ब्लैक कलर का Ag2S सिल्वर सल्फाइड का प्रिसिपिटेट बनाता है, जिसके कारण उसका कलर जो है सो चेंज हो जाता है, उसमें जंग लग जाते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, दीज आर द फैक्टर्स विच प्रमोट द कोरोजन। ठीक है, मैं आपको इसका कुछ एग्जांपल ही बताऊंगा आज। एग्जांपल ऑफ कोरोजन। बच्चों पहला एग्जांपल तो आप कोरोजन का जान ही रहे, रस्टिंग ऑफ आयरन। फर्स्ट एग्जांपल इज व्हाट, व्हेन आयरन इज लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम इन मॉइस्ट एयर, ठीक है बच्चों, अगर आप आयरन को लंबे समय के लिए अगर आप मॉइस्ट एयर में छोड़ दोगे, देन द सरफेस ऑफ आयरन changes then a brown substance
substance forms on the surface of iron। ठीक है बच्चों, अगर आप आयरन को लंबे समय के लिए, ठीक है, अगर आप मॉइस्ट एयर के एनवायरनमेंट में छोड़ दोगे तो उसके सरफेस पर क्या होगा, ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस आके डिपोजिट हो जाएगा, ब्राउन कलर का सब्सटेंस। देन ए ब्राउन कलर सब्सटेंस फॉर्म्स ऑन इट्स सरफेस, on its surface, which is called rust, on its surface, which is called, बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो कोरोजन का एक बेस्ट एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल, व्हेन कॉपर reacts with carbon dioxide in presence of air, moist air, then it loses its shining brown surface and coated with a green colored substance known as malachite green। बच्चों इसको कहते हैं CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। बच्चों ये मैलाकाइट ग्रीन का फॉर्मूला है। अगर आप कॉपर के बर्तन को, कॉपर कंटेनर कोई भी चीज है, अगर आप उसको CO2 के एनवायरनमेंट में अगर आप उसको छोड़ देते हो तो कुछ समय के बाद उसके ऊपर आप देखते होंगे ग्रीन कलर का एक कोटिंग आ जाता है, ग्रीन कलर का। आप अपने घर में भी अगर आपके पास कॉपर के बर्तन होंगे तो आप देखते होंगे कि उसके अंदर ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस, एक ग्रीन, उसके ऊपर ग्रीन कलर का एक कोटिंग आ जाता है। बच्चों क्यों आता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuCO3CuH होल ट्वाइस। बच्चों ये बेसिक नेचर का होता है। तो अगर आप उस ग्रीन कलर को हटाना चाहते हो तो आपको एसिडिक कंटेनिंग सब्सटेंस से अगर आप उसको साफ करते हो, जैसे नींबू का रस, जितने भी हैं जिसका नेचर एसिडिक होता है, तो उससे अगर आप उसको साफ करोगे तो आसानी से वो ग्रीन कलर क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा। तो कोरोजन का एग्जांपल बच्चों, जंग कहाँ लगता है? आयरन में तो जंग लगता है, कॉपर में भी जंग लगता है। ठीक है, सिमिलरली सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं, सिल्वर आर्टिकल्स या ऑर्नामेंट्स जो भी होते हैं, बिकम्स ब्लैक। बच्चों ये कुछ समय के बाद ब्लैक हो जाते हैं। जितने भी सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, कुछ समय के बाद क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ag2, सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बच्चों क्या होता है कि ये जो सिल्वर है ये क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से कंबाइन कर लेता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड से जब ये कंबाइन करता है तो ये सिल्वर सल्फाइड का उसके ऊपर एक प्रिसिपिटेट आके जमा हो जाता है, जिसके कारण उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। बच्चों सिल्वर का कलर तो आप जानते हो, इसका कलर काफी शाइनिंग होता है, ये शाइनिंग कलर का होता है, लेकिन कुछ समय के बाद इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो उसमें भी क्या होता है, उसमें कोरोजन का प्रोसेस वहाँ भी काम करता है। तो मैंने आपको कोरोजन के 3 एग्जाम्पल आपको मैंने बताया। 3 ऐसे मेटल्स हैं जिसमें कोरोजन बहुत आसानी से हो जाता है। पहला आयरन में रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको आप अपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हो। कॉपर के बर्तन में भी देखो ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है, नहीं तो वहाँ भी जंग लग जाता है। वैसे ही सिल्वर में कैसा आ जाता है, ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है। तो दीज आर द 3 बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।